बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चैप्टर 21 में से हाफ़ लाइफ। हमने पिछले जो टॉपिक्स में ये पढ़ा था न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर कि एक न्यूक्लियस चेंज हो जाता है आफ्टर द एमिशन ऑफ रेडिएशन। हमने पढ़ा था कि अगर अल्फ़ा पार्टिकल एमिट हो तो एक पेरेंट न्यूक्लियर मतलब वो एलिमेंट जिसमें से रेडिएशन एमिट हो रही हैं वो किसी दूसरे एलिमेंट में चेंज हो जाएगा। जो नया एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर पहले से 2 कम होगा और एटॉमिक मास पहले से 4 कम होगा। मैंने इसमें एग्जांपल भी आपको दी थी, रेडियम रेडॉन एग्जांपल, कि अगर पहले एटॉमिक नंबर 88 है तो कम होके 86 रह जाएगा और अगर एटॉमिक मास पहले 226 है तो वो कम होके 222 रह जाएगा। एटॉमिक नंबर 2 कम, एटॉमिक मास 4 कम, एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, इसका मतलब एटम चेंज हो गया। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक रेडियोएक्टिव सैंपल को लाकर रख देना आपके सामने तो होगा क्या कि वो अपने अंदर से अल्फ़ा बीटा गैमा को एमिट कर रहा होगा। ज़रूरी नहीं है कि तीनों को करे, इनमें से किसी 2 को या किसी एक को भी कर सकता है। तो वो सैंपल अल्फ़ा या बीटा को कर रहा है एमिट या गैमा को, तो होगा क्या है, एक पेरेंट न्यूक्लियाई एक डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज होगा। अब जो डॉटर न्यूक्लियाई होगा वो क्यों बन रहा है, उसके लिए हमने पढ़ी थी रीज़न कि एटम्स वांट स्टेबिलिटी। तो वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए जो है वह एमिशन शो करवाई उस एलिमेंट ने। अब अगर पेरेंट न्यूक्लियाई अनस्टेबल था तो डॉटर, इसका मतलब क्या होगा, डॉटर विल बी स्टेबल, कि तब तक रेडियोएक्टिविटी चलती रहती है जब तक वो एलिमेंट स्टेबल नहीं हो जाता, जब तक एटॉमिक नंबर लेस देन 82 नहीं पहुंच जाता। तो यूँ एटम स्टेबल हो जाता है। अब अगर हम देखें कि एक रेडियोएक्टिव सैंपल को हमने रखा, थोड़ी देर बाद हम जब ऑब्ज़र्व करेंगे तो उसमें कुछ पोर्शन पेरेंट न्यूक्लियाई का होगा, कुछ पोर्शन डॉटर न्यूक्लियाई का होगा, कि पेरेंट न्यूक्लियाई चेंज होकर डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज हो चुके हैं। अगर पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर में चेंज होंगे तो इसका मतलब जो ओरिजिनल रेडियोएक्टिव एलिमेंट है या सैंपल है उसकी अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। तो एक ऐसा टाइम हम अचीव करते हैं जिसके अंदर वो एलिमेंट अपनी इनिशियल क्वांटिटी का एग्जैक्टली हाफ रह जाता है। तो उस वक़्त जितना टाइम गुजरेगा दैट इज़ कॉल्ड हाफ लाइफ। कहने का मतलब ये है कि सपोज़ हमने एक रेडियोएक्टिव सैंपल लिया, ये उसकी इनिशियल टोटल अमाउंट है और हमने इसको ऑब्ज़र्व करते हुए रख दिया, थोड़ी देर गुजरी और इतना टाइम गुजरने दिया कि जब इस एलिमेंट का एग्जैक्ट हाफ, आधा जो है वो डॉटर में चेंज हो चुका है, आधा अभी भी उसी तरह यहाँ पर मौजूद है पेरेंट न्यूक्लियाई के तौर पर। तो इनिशियल स्टेज से इस स्टेज तक आने में जितना टाइम लगेगा दैट इज़ कॉल्ड हाफ लाइफ। ये टाइम एकदम से अचीव नहीं होता। अब मैं आपको इसमें सिचुएशन बताता हूँ कि असल में होता क्या। आपने रेडियोएक्टिव सैंपल को रखा, थोड़ी देर बाद आप जब ऑब्ज़र्व करेंगे इसके कुछ एटम्स इस पोर्शन के डीके कर गए। यहाँ पर डीके करने से मुराद ये होगा कि पेरेंट न्यूक्लियाई डॉटर में चेंज हो गया। मज़ीद टाइम गुजरने देंगे, ये अमाउंट मज़ीद बढ़ जाएगी, डिकेड एलिमेंट की मज़ीद बढ़ती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि एटम अपनी इनिशियल अमाउंट का जो हाफ पोर्शन है वो डिसइंटीग्रेट कर चुका है, वो टूट चुका है, वो पेरेंट न्यूक्लियाई से डॉटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो वो जो इनिशियल आपने जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया वहाँ से लेकर इस सिचुएशन तक कि आधा इस वक्त पड़ा है डॉटर न्यूक्लियाई, आधा इस वक्त पड़ा है पेरेंट न्यूक्लियाई, तो इस दौरान जो टाइम लगेगा दैट टाइम इज़ कॉल्ड हाफ लाइफ। सो व्हाट इज़ हाफ लाइफ? हाफ लाइफ इज़ अ टाइम। अगर ये टाइम है तो इसके लिए यूनिट क्या होना चाहिए? रिमेंबर, हाफ लाइफ के लिए यूनिट यूज़ करते हैं हम सेकंड, बिकॉज हाफ लाइफ इज़ अ टाइम। तो इसको डिफ़ाइन हम किस तरह करते हैं? डिफ़ाइन हम यूँ करते हैं, हाफ लाइफ इज़ द टाइम in which half of the radioactive element disintegrates into a stable nuclei। के एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट या रेडियोएक्टिव सैंपल अपनी इनिशियल क्वांटिटी का हाफ रह जाता है, दैट इज़ कॉल्ड हाफ लाइफ, दैट टाइम इज़ कॉल्ड हाफ लाइफ। अच्छा, अब इसमें एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास। उस एग्ज़ाम्पल के अंदर हम रिलेट करेंगे कि हाउ रेडियोएक्टिविटी वर्क्स। तो देखें, सपोज़ हम एक लोकेलिटी का विज़िट करते हैं, दिस लोकेलिटी हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन पीपल, 10 लाख लोग हैं। ऑब्वियसली वहाँ पर डेथ रेशो भी कुछ ना कुछ होगा। सपोज़ हम अपनी कैलकुलेशंस के बाद इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि डेली वहाँ पर 100 लोग मर जाते हैं,
100 कैजुअलिटी डेली की बेसिस पर है, अगर 100 डेथ्स पर डे हैं, तो हम उस लोकेलिटी के बारे में ये नहीं कह सकते कि कल ये 100 बंदे इनकी डेथ हो जाएगी। हम ये तो क्लेम नहीं कर सकते। हम ये ज़रूर ओवरऑल अपने कैलकुलेशंस पर, अपनी ऑब्जर्वेशन पर ये ज़रूर बता सकते हैं कि 100 लोगों की डेथ हो जाएगी, लेकिन ये नहीं बताया जा सकता कि वो पर्टिकुलर लोग होंगे कौन से। सेम इज़ द केस विद द रेडियो एक्टिविटी। बिल्कुल उसकी वजह यह है कि रेडियो एक्टिविटी में भी ऐसा ही होगा कि जो एलिमेंट्स डिके कर रहे होंगे, हम ये नहीं बता सकते उनके बारे में कि फ़लाँ एलिमेंट डिके करेगा और फ़लाँ एलिमेंट डिके नहीं करेगा। तो इसमें कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है जो डिके कर जाए, मुमकिन है कोई दूसरा एलिमेंट उस वक्त डिके ना करे। तो पहली ऑब्जर्वेशन तो ये याद रहनी चाहिए कि वी कैन नॉट डिसाइड विच पर्टिकुलर एलिमेंट विल डिके। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इतनी देर बाद इतने एटम्स को डिके कर जाना चाहिए, और वो कर भी जाएंगे, लेकिन वो कौन कौन से होंगे यूँ हम उनको मार्क नहीं कर सकते कि यही हों। तो उसी तरफ चलें तो अब पहले एग्जांपल थी एक लोकेलिटी की जिसकी पॉपुलेशन है 1 मिलियन, उसमें से डेथ रेट है डेली का, डेथ्स पर डे दैट इज़ 100। तो सिमिलरली जहाँ पर पॉपुलेशन होगी 2 मिलियन, ऑब्वियसली वहाँ पर डेथ रेट क्या आना चाहिए, इट शुड बी 200। मतलब जब पॉपुलेशन बढ़ी तो डेथ रेट बढ़ गया। तो यहाँ पर भी यही होगा कि एलिमेंट जो डिसइंटीग्रेट कर रहा है उसकी अमाउंट किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, इट विल डिपेंड अपॉन द इनिशियल अमाउंट, कि आप रेडियो एक्टिव सैंपल जितना ज़्यादा रखोगे डिकेइंग जो एबिलिटी है वो उतनी बढ़ जाएगी। रेडियो एक्टिव सैंपल जितना कम होगा डिकेइंग एबिलिटी उतनी कम हो जाएगी, उतना डिके रेट कम हो जाएगा, डेथ्स उतनी कम हो जाएंगी। तो यूँ हम यहाँ पर 2 प्रॉपर लॉज को डिफ़ाइन करते हैं। तो पहला तो ये हमने डिफ़ाइन किया कि रेडियो एक्टिव सैंपल अपनी इनिशियल अमाउंट का वो टाइम जिसमें हाफ रहता है दैट इज़ कॉल्ड हाफ लाइफ, और जब वो डिके कर रहा होता है तो हम किसी पर्टिकुलर एटम के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो डिके करेगा या नहीं करेगा। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जितनी इनिशियल अमाउंट है उसका कुछ पोर्शन डिके करेगा। वो कौन सा पोर्शन करेगा ये हम नहीं बता सकते। जबकि दूसरी तरफ हमने ये कहा कि जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी आपके पास रेडियो एक्टिव सैंपल की, डिकेइंग उतनी ज़्यादा हो जाएगी, जो एटम्स डिके करेंगे उनकी तादाद उतनी बढ़ती चली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट इज़ हाउ लॉन्ग इट टेक फॉर अ सैंपल टू कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट, कि एक सैंपल को कितना टाइम लगता है कि वो मुकम्मल तौर पर डिसइंटीग्रेट कर जाए। तो इसमें एक बात याद रखनी है कि जब डिकेइंग स्टार्ट होगी तो हर बार कुछ ना कुछ एलिमेंट्स बच जाएंगे। मज़ारी बात है, जब पहली हाफ लाइफ गुजरेगी, अगर शुरू पर 100 एलिमेंट्स पड़े हैं तो वो डिके होके हाफ कितने रह जाएंगे, देयर विल बी 50, फिर हाफ होगा, फिर कितना रह जाएगा 25 एंड सो ऑन। तो यूँ जब रेडियो एक्टिविटी की जब हम बात करते हैं डिकेइंग की, तो डिके करते वक्त कुछ ना कुछ सैंपल ज़रूर बाकी बच जाता है एक हाफ लाइफ के बाद। तो यूँ एक रेडियो एक्टिव सैंपल कभी भी मुकम्मल तौर पर डिके नहीं करता। सो इट मीन्स इट विल टेक इन्फिनिटी टाइम टू कम्प्लीटली डिसइंटीग्रेट, कि मुकम्मल तौर पर टूटने के लिए उसको इन्फिनिटी टाइम चाहिए होता है। इससे कम मतलब यूँ नहीं पॉसिबिलिटी कि कभी ऐसा हो कि रेडियो एक्टिव सैंपल मुकम्मल तौर पर डिके कर जाए, मुकम्मल तौर पर डिके नहीं कर सकता। उसके बाद लॉ ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, इसको ज़रा ध्यान से समझना, मुश्किल चीज़ नहीं है। अब सिचुएशन यूँ है कि लेट्स से डेल्टा एन वो एलिमेंट्स हैं जो डिके कर रहे हैं। इस सिंबल को याद रखना है। हियर डेल्टा एन मीन्स नंबर ऑफ एटम्स बीइंग डिकेड, और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ टाइम से, तो इसका मतलब होगा रेट ऑफ डिकेइंग एलिमेंट्स। ठीक है, कि वो एलिमेंट्स जो डिके कर गए, ये इसकी तादाद इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इनिशियल एटम्स। ये n क्या चीज़ है, हेयर n इज़ इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, कि शुरू पर आपने जो तादाद एटम्स की रखी थी दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय n। और यहाँ पर साइन लगता है साथ माइनस का। माइनस का साइन क्यों लगता है, उसकी वजह ये है कि जब डिकेइंग होगी डेफिनेटली
जो फाइनल अमाउंट होगी वो कम होगी, इनिशियल अमाउंट ज़्यादा होगी, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो आपके पास आंसर नेगेटिव ही आने वाला है। तो रेट ऑफ डिके इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। इस बात का मतलब ये है कि आप इनिशियली जितने ज़्यादा एटम्स रखेंगे डिकेइंग उतनी ज़्यादा होगी। हमने इसी चीज़ को भी पिछले हिस्से में कवर किया। जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो देयर मस्ट बी अ कांस्टेंट, तो डेल्टा n ओवर t इज इक्वल टू माइनस n, और यहाँ पर हम जो कांस्टेंट लगाते हैं दैट कांस्टेंट इज लैम्डा। दिस लैम्डा इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट। डीके कांस्टेंट को हम डिफ़ाइन किस तरह कर सकते हैं? डीके कांस्टेंट को डिफ़ाइन करने के लिए हमें एक ऐसा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा जिसके अंदर ये डीके कांस्टेंट खुद से यूज़ हो रहा हो। तो अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, मैं लैम्डा के लिए इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ। अगर हम लैम्डा के लिए इक्वेशन लिखें तो कुछ यूँ लिखा जा सकता है इस फॉर्मूले को, डेल्टा n ओवर n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू टी। मैंने करवा दी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मैंने टी को मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर n को ले जाकर हमने कर दिया डिवाइड। तो ये क्या चीज़ हमारे पास आ गई है? डेल्टा n ओवर n। इट इज़ द रेशियो बिट ऑफ डिकेइंग, कि डिकेइंग एलिमेंट्स की जो रेशियो है दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा n ओवर n। तो अब यहाँ पर t क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इधर t मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर t क्या होगा? इट विल डिवाइड। तो यहाँ पर ले जाकर इसको डिवाइड करें तो डेल्टा n ओवर n और t यहाँ पर आकर हो गया डिवाइड इज इक्वल टू लैम्डा, और माइनस साइन को भी उधर ही शिफ्ट कर देते हैं। तो यूँ हम कह सकते हैं द फ्रैक्शन ऑफ द एलिमेंट बीइंग डिकेड। तो ये डेल्टा n ओवर n के लिए आप नाम यूज़ कर सकते हैं फ्रैक्शन of the sample, fraction of the sample being fraction of the sample decay। और इसको हम यूँ डिफाइन कर देते हैं फ्रैक्शन ऑफ द सैम्पल डिकेड इन 1 सेकेंड, या रेट ऑफ डिके फ्रैक्शन डिकेइंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा को क्या नाम देते हैं? लैम्डा इज डीके कांस्टेंट। इस डीके कांस्टेंट की वैल्यू होती है लैम्डा इज इक्वल टू 0.693। इट इज़ कॉल्ड डीके कांस्टेंट। नेक्स्ट इसमें अगर हम चलें तो नेक्स्ट कैलकुलेशन है हाफ लाइफ की, प्रीटी सिंपल। आपको एक्स्ट्रा फार्मूला भी बता दूंगा, दूसरा एक रूल है जनरल, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो रूल भी देख लेते हैं और साथ साथ जनरल फार्मूला भी आपको समझा देते हैं। अब न्यू सिचुएशन समझें कि हमारे पास इनिशियली एक एलिमेंट के 64 ग्राम मौजूद है। इट इज़ अ रेडियोएक्टिव सैंपल। इसकी इनिशियल अमाउंट है 64 ग्राम्स। कुछ टाइम मतलब कुछ टाइम से मुराद आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ। व्हाट विल बी द सिचुएशन आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ? इसमें से जो 32 ग्राम होगा वो तो कर जाएगा डिसइंटीग्रेट, हाफ उसका 64 का हाफ 32 वो तो हो गया डिसइंटीग्रेट, जबकि 32 अभी भी मौजूद होगा। दिस 32 विल बी द रेडियोएक्टिव सैंपल। फिर सेकेंड हाफ लाइफ गुजरेगी। सेकेंड हाफ लाइफ गुजरने के बाद यहाँ पर सिचुएशन होगी 16 ग्राम। ये 16 ग्राम कर चुका होगा डीके, मतलब ये तो मौजूद नहीं है। अब मौजूद ना होने का मतलब रेडियोएक्टिव नहीं रहा, कोई और एलिमेंट कन्वर्ट में बन चुका है। एग्जांपल के तौर पे यूँ समझ लें कि ये कार्बन 614 है, तो यहाँ पर ये भी कार्बन 614 ही होगा, लेकिन ये किस में कन्वर्ट हो चुका होगा? नाइट्रोजन, आफ्टर द एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। इसका हाफ अभी भी मौजूद है 16 ग्राम। ये 16 ग्राम अभी भी रेडियोएक्टिव ही है, और यहाँ से फिर इसने हाफ होना है थर्ड हाफ लाइफ के बाद। यहाँ पर रहेगा 8 ग्राम। ये 8 ग्राम तो हो चुका है डिसइंटीग्रेट, ये भी अपेयर नहीं होगा, जबकि बाकी 8 ग्राम अभी भी मौजूद होगा। और इसी पैटर्न पे आगे चलें तो 4, फिर 2, फिर 1, 0.5 ग्राम, 0.25 ग्राम्स एंड सो ऑन। इस तरह ये सिलसिला चलता चला जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ इसमें आ गई हाउ टू कैलकुलेट हाफ लाइफ। यहाँ पर हम हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करेंगे, या कितनी हाफ लाइफ गुजर गई हैं, या वो रेशियो अगर हमें निकालनी पड़ जाए तो कैसे फाइंड करेंगे। एक बात तो अंडरस्टूड है, जो एक्चुअल अमाउंट थी ना, यहाँ पर मैं उसे कह देता हूँ लेट्स से इट इज़ n नॉट। ये जो स्ट्रेंथ है दैट इज़ n नॉट। पहले ये कितनी हुई? यहाँ पर हाफ होगी n नॉट डिवाइडेड बाय
2। जब यहाँ पर पहुँचे तो फिर हाफ हो गई, मतलब इस अमाउंट का हाफ, तो n नॉट डिवाइड बाय हाफ, और ये तो मैं 4 लिख देता हूँ। मज़ीद नीचे पहुँचे तो यहाँ पर क्या रह जाएगी, n नॉट डिवाइडेड बाय 8। मज़ीद नीचे होगी तो फिर 2 लेकर आ जाएगी, n नॉट डिवाइड बाय 16। तो यूँ हम बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहले जो भी अमाउंट थी उसकी, उस अमाउंट का कितना रह गया, हाफ। फिर जो अमाउंट बच गई उसका भी हाफ हो गया, मतलब एक दफ़ा फिर 2 डिवाइड हो जाएगा। जब 2 इस पर डिवाइड करेंगे तो नीचे 4 हो जाएगा। मज़ीद 2 करेंगे तो फिर 8, 16 और उसके बाद 32, 64। इसको लिखने का एक नया तरीका देखते हैं। इसके लिए मैं लिख सकता हूँ n नॉट डिवाइडेड बाय 2 रेज़ पावर 0। मैं इसको लिख रहा हूँ बिकॉज 2 रेज़ पावर 0 1, नीचे 1 एज इट इज़। उसके बाद मैं अगर इसको लिखूँ तो इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ n नॉट डिवाइडेड बाय 2 रेज़ पावर 1। और ये कौन सी हाफ लाइफ थी, फर्स्ट। यहाँ पर टाइम कितना था, हेयर टाइम इज़ 0, अभी तक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं हुआ इसलिए 0। सेकेंड हाफ लाइफ, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं n नॉट डिवाइडेड बाय 2 रेज़ पावर 2, 4 लिखा हुआ। इसको हम लिख सकते हैं n नॉट डिवाइडेड बाय 2 रेज़ पावर 3, और इसको n नॉट डिवाइडेड बाय 2 रेज़ पावर 4। ये तो सारे का सारा 2 का मल्टीपल चल रहा है, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब अगर एक जनरल फार्मूला देखें तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 1 क्या चीज़ थी, अभी तक हाफ लाइफ कितनी हुई है, हेयर इज ओनली फर्स्ट हाफ लाइफ। यहाँ पर 2 क्यों आ रहा होगा, डेफिनेटली इट इज़ अ सेकेंड हाफ लाइफ। यहाँ पर 3 अपेयर होने का मतलब क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड हाफ लाइफ। इसका मतलब इस वक्त जो अमाउंट प्रेजेंट है उसके लिए मैं फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हेयर n शुड बी इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाय 2 रेज़ पावर 3। यहाँ पर n मैं किस चीज़ को कंसिडर कर रहा हूँ, हेयर n मीन्स अमाउंट आफ्टर डिकेड, मतलब अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स। यहाँ पर जब मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो इट शुड बी इक्वल टू n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइड बाय 2 रेज़ पावर 2, हेयर n इज इक्वल टू n नॉट 2 रेज़ पावर 1। तो अगर मैं एक जनरल फार्मूला लिखूं तो मैं जनरल फार्मूला के लिए इसको यूँ लिख लेता हूँ कि n इज इक्वल्स टू n नॉट ओवर 2 रेज़ पावर, यहाँ पर t मैं लिख देता हूँ, t मीन्स हियर t मीन्स नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। अगर आपने ये फाइंड करना है क्योंकि रेडियोएक्टिव सैंपल अपनी 20 हाफ लाइफ के बाद कितना रह जाएगा, तो हम यहाँ पर सिंपली t की जगह कितना पुट कर देंगे, 20 पुट कर देंगे। 2 की पावर 20 को कैलकुलेट करेंगे, ओरिजिनल सैंपल की अमाउंट के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये एक तरीक़ेकार है। और दूसरा इसमें इन्हीं कैलकुलेशंस के अंदर एक बात और याद रखनी है, जब आप इस टाइम को लाकर लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दिस लैम्डा इंटू टी इज़ इक्वल्स टू, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0.693। जब आप लैम्डा और टी को मल्टीप्लाई करें इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी है, इट्स वैल्यू इज़ 0.693। फिर इसमें लास्ट चीज़ रह गई वो है आपका ग्राफ। तो ग्राफ को जब हमने प्रिपेयर करना है तो रिमेंबर दिस कि ग्राफ की लाइन कभी भी 0 को टच ना करे, क्योंकि एक रेडियोएक्टिव सैंपल कभी भी मुकम्मल तौर पर डिके नहीं करता। तो एक साइड पर हम लिख लेते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस है जिसके ऊपर नंबर ऑफ एटम्स, दूसरी तरफ हमारे पास टाइम या नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स कह लें। एक रेडियोएक्टिव सैंपल हमें प्रोवाइड किया गया n नॉट, यहाँ पर उसकी फर्स्ट हाफ लाइफ है, यहाँ पर उसकी सेकंड हाफ लाइफ, यहाँ पर हम कह देते हैं इट इज़ थर्ड हाफ लाइफ एंड फोर्थ हाफ लाइफ एंड सो ऑन। अब रेडियोएक्टिव सैंपल डिके किस तरह से करेगा, रिमेंबर यहाँ पर इस वक्त ओरिजिनल अमाउंट ये, व्हाट विल बी द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट हाफ लाइफ, पहली हाफ लाइफ के बाद कितनी अमाउंट होनी चाहिए, अंडरस्टूड है, असल अमाउंट का कितना हाफ। तो ये जो पूरा का पूरा आपने बना रखा है इसके मिड पॉइंट को यहाँ पे टच करते हैं और इस 1 हाफ लाइफ के बिल्कुल सामने पॉइंट प्लेस हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि पहली हाफ लाइफ के बाद सैंपल कितना रह जाएगा, अपनी एक्चुअल अमाउंट का हाफ रह जाएगा। तो एक्चुअल अमाउंट का हाफ रहने का मतलब
कि इस लाइन के बीच में यहाँ कहीं बिल्कुल सेंटर में आप पॉइंट लगा देंगे। चूँकि ये फर्स्ट हाफ लाइफ की रीडिंग है तो फर्स्ट हाफ लाइफ वाले पॉइंट के बिल्कुल सामने यहाँ पर पॉइंट। जब सेकंड हाफ लाइफ होगी तो सेकंड हाफ लाइफ ये पॉइंट कौन सा होगा, दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू 1/2 एंड नॉट। सेकंड हाफ लाइफ के बाद ये पॉइंट इस लाइन, ये जो पोर्शन अब रह गया इसका हाफ होना, तो इस पॉइंट के सामने यहाँ पर लग जाए और इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, इट इज़ 1/4 एंड नॉट। अपनी एक्चुअल अमाउंट का 1/4 बच गया। थर्ड हाफ लाइफ के बाद ये अपनी इस अमाउंट का जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका भी हाफ होके ये पॉइंट यहाँ पर ट्रैवल कर जाएगा। नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद ये पॉइंट इस रिमेनिंग पोर्शन का, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पर मिड में लगना चाहिए। ये जो पॉइंट होगा इट विल बी इक्वल टू 1/8 एंड नॉट, और ये वाला जो पार्ट होगा इट विल बी 1/16 एंड नॉट। फिर इसका हाफ करेंगे वो वैल्यू, और ग्राफ मुकम्मल करने के लिए अगर आप इन सारे के सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें और इनको ज्वाइन फ्री हैंड करेंगे, आप स्केल को यूज़ नहीं करना। ये ना हो कि अक्सर हमने देखा है कि स्टूडेंट्स पैचेस को आपस में हर पैच को आपस में स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर रहे होते हैं, जो कि एक गलत प्रैक्टिस है। आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हर एक पॉइंट को अलग से मेंशन करना है, उसको प्रोमिनेंट करना है तो ऊपर से सर्कल कर दीजिए, लेकिन ये लाइन कर्व्ड ही बनानी है। जो गलत प्रैक्टिस है वो ये है कि आप दो पॉइंट्स यहाँ पर यूँ बने हैं ना पॉइंट्स, तो आप इन पॉइंट्स को यूँ ज्वाइन कर रहे होते हैं लाइक दिस, और ये बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो आपने इसको कर्व लाइन में शो करना होता है। और दूसरी बात ये, ग्राफ बनाते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये जो ब्लू लाइन है इट शुड नॉट टच द बेस लाइन। अगर ये बेस लाइन को टच करती है इट मीन्स कि मुकम्मल तौर पर एलिमेंट डिसइंटीग्रेट कर गया, और एक रेडियोएक्टिव सैंपल कभी भी मुकम्मल तौर पर डिसइंटीग्रेट नहीं करता। सो ये था हमारा टॉपिक हाफ लाइफ। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रेडिएशंस का इफ़ेक्ट, उनकी प्रॉपर्टीज़ और वो किस तरह से रेडिएशन मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं। अल्लाह हाफ़िज़।